नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी 10th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से दो टॉपिक के बारे में पढ़ा है। एक था स्वपोषी और दूसरा था विषमपोषी। और स्वपोषी टॉपिक जो है वो अभी चल रहा है। और स्वपोषी में हमने मुख्य रूप से पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए मुख्य रूप से हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, इसके अलावा जल की आवश्यकता होती है, और पादप के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हरित लवक कहा जाता है, और सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज़ें मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं और पादपों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं एक विशेष संरचना जो कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो आइए आज बात करते हैं रंध्र के बारे में। तो रंध्र क्या होते हैं, देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे हो कि कोई भी पादप की पत्ती होती है तो उस पादप की पत्ती पर छोटे छोटे सूक्ष्म मात्रा में छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को ही कहा जाता है रंध्र। तो बात करते हैं रंध्रों का क्या कार्य होता है। देखिएगा, यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक संरचना बनी हुई दिख रही होगी आपको, ये इस प्रकार की। ये देखिए, इस संरचना, इसको कहा जाता है रंध्र। और रंध्र के बीच में देखिए यहाँ पर एक जगह होती है बीच में, इस जगह को कहा जाता है रंध्र छिद्र। और ये जो कोशिकाएं होती है दो, इनको कहा जाता है द्वार कोशिकाएं, क्योंकि ये रंध्र को बंद और खुला रखने का कार्य करती हैं, इसलिए इनको द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। और ये बाहर वाला भाग जो ये अधिचर्म है, अधिचर्म का मतलब है कोशिका के या फिर जो पत्ती है उसके सबसे ऊपरी भाग है ये। और यहाँ बाकी जो बची हुई हैं, यहाँ पर ये सहायक कोशिकाएँ होती हैं जो कि द्वार कोशिका को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती हैं। तो क्या होता है इन छिद्रों के द्वारा, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर CO2 गैस को जो ग्रहण करने का कार्य है वो इन्हीं द्वार कोशिका या फिर ऐसे कहें तो इसी रंध्र छिद्र के द्वारा ये CO2 प्रवेश करती है। और यहाँ से निकलने वाली गैस O2, जो कि हमारे लिए प्राणदायी गैस है, वो भी प्रकाश संश्लेषण के समय यहीं से निकलती है। लेकिन ये रंध्र खुले रहने का कार्य सिर्फ दिन में करते हैं, क्योंकि दिन में इनको CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, रात में ये रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो पहला कार्य तो हो गया इनका गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा बाहर निकलता है। जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन से अभिप्राय है कि जब सूर्य की रोशनी पादप की पत्ती पर पड़ती है तो इसकी वजह से पत्ती के अंदर जितनी भी जल की मात्रा होती है वो जल बाहर आ जाता है वाष्प के रूप में। तो यहाँ से वाष्प के रूप में जो जल बाहर आता है वो भी रंध्र के द्वारा ही बाहर आता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो भी रंध्र के द्वारा होती है और गैसों का आदान प्रदान है ये भी रंध्र के द्वारा होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें एक साथ लिख दी। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो श्वसन के गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुले होते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया था स्वपोषी जो है, स्वपोषी मुख्य रूप से पादप के बारे में बात की हमने, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पादप को छोड़ के और कुछ सूक्ष्म जीवाणु को छोड़ के दुनिया में जितने भी जीव जंतु या सजीव हैं वो सब किस में आएंगे, विषमपोषी में आएंगे। तो यहाँ पर विषमपोषी को भी 3 भागों में बांट दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विषमपोषी किसे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, किसी अन्य सोर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं प्राणी संभोजी। तो प्राणी संभोजी क्या होते हैं, देखिए, प्राणी संभोजी, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ये क्या करते हैं, संपूर्ण जो भोजन का भाग है उसको ग्रहण कर लेंगे और उसका जो पाचन है शरीर के अंदर होगा। जैसे जीवों में बात करें तो अमीबा, और मानव में ये इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो मानव एक प्राणी संपोषण है, प्राणी संभोजी है। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये भोजन को सीधा अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोज्य पदार्थ को, और पाचन जो है वो शरीर के अंदर होता है। दूसरी तरफ आते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का क्या अभिप्राय, देखिए, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। ठीक है, आप देखते होंगे कि जनरली जहाँ पर भी सड़ा गला पदार्थ पड़े रहते हैं, जहाँ पर अपन कचरा पड़ा रहता हो या फिर वहाँ पर आप देखोगे कि मशरूम या छत्रियाँ इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती है। तो ये जो मशरूम और छत्रियाँ ये कवक के भाग होते हैं। तो ये क्या है, ये मृत जीवी पोषण है, क्योंकि मरे हुए जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों का मतलब ये नहीं जीव, वहाँ पर पादप भी हो सकता है, पादप के मृत भाग हो सकता है, सड़ा गला भाग हो सकता है,
तो गीली लकड़ियाँ जो होती है उनमें भी आप देखते हो फफूंद आ जाती है, कवक लग जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से अपना पौष्टिक पदार्थ लेते हैं। तो ये मरे हुए जीवों से या मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मृतजीवी पोषण। तीसरी तरफ आ रहा है परजीवी पोषण। नाम से ही पता चल रहा है परजीवी यानी दूसरे जीवों से। तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। यानी ये क्या करेंगे, किसी जीव के अंदर पाए जाएंगे या तो अंदर या बाहर, तो उसको बिना मारे उसमें से पोषण प्राप्त करें। जैसे अमरबेल, आपको पता है अमरबेल जब किसी पादप के चारों ओर लिपट जाती है तो उस पादप में से वो पौष्टिक पदार्थ लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये परजीवी हो गई, क्योंकि दूसरे पर निर्भर कर रही है, पादप से अपना पोषण ले रही है, खुद नहीं बना रही है। जूं जो है जनरली जीव जंतुओं के शरीर पर और मनुष्य के बालों में भी पाई जाती है। तो जूं मनुष्य को बिना किसी नुकसान पहुंचाए उसके सर में से, मस्तिष्क में से त्वचा को काट कर वहाँ से खून चूसने का कार्य करती है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगी, परजीवी पोषण में आएगा। और इसके अलावा एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है फित्ताकर्मी, जो केंचुए जैसी संरचना होती है ऐसी। ठीक है, ये भी मनुष्य की आंतों में पाया जाता है फित्ताकर्मी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका किस प्रकार का जीव है, ये परजीवी पोषण है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के पोषण के बारे में चर्चा की, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। आइए अब बात करते हैं प्राणी संभोजी में अमीबा में पोषण। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो देखिए अमीबा की यह संरचना बनाई गई है। आपको पता है अमीबा बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और अमीबा की संरचना में देखिए यहाँ पर एक मुख्य केंद्रक पाया जाता है इसके बीच में, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो रेड कलर का, ये जो है खाद्य कण है, यानी ये भोजन है, अमीबा के लिए भोजन है। तो जैसे ही अमीबा के पास में भोजन आता है तो क्या होगा, देखिए भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। पादाप यानी इसके शरीर के जो अंग दिख रहे हैं आपको, ये मोड़ वाले वलन जैसी संरचनाएं दिख रही है, इसके अंदर लेने की कोशिश करता है। कैसे लेता है, ये देखिए इस डायग्राम से देखिए, ये पादाप या कूट पाद का प्रयोग करके इस भोजन को शरीर के अंदर लेता है। इसका कोई फिक्स मुंह नहीं होता है, शरीर के किसी भी भाग से भोजन को अंदर ले सकता है। और ये क्या करता है, एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है, सीधा अंदर लेने के लिए रिक्तिका का निर्माण कर लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जैसे ये शरीर के अंदर जाएगा तो इसके अंदर ये पूरी जो खोखली संरचना दिख रही है आपको, उसको कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका के अंदर क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का सिस्टम होते हैं, या ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह से बाहर की ओर गति करता है। अब यहाँ पर जब इस लाल टुकड़े का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो ये अमीबा के किसी भी भाग को फूट कर वहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी इसके ग्रहण, ये जब भोजन को ग्रहण करता है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, और भोजन का जब ये निष्कासन करता है, बाहर निकलता है, तो भी इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है, किसी भी भाग से बाहर निकाल सकता है। ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो अमीबा भोजन को किस प्रकार ग्रहण करता है आपने देख लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार की एक संरचना होती है पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम जो होती है वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, और इसके चारों ओर, ये जो एक कोशिकीय जीव है, इसके चारों ओर इस प्रकार की छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उसको चारों ओर से घेरे हुए होती है। ठीक है, इसको पैरामीशियम पढ़ते हैं। इसमें पाए जाते हैं पक्षाप। ये जो आपको देख रहे हैं संरचना, ये पक्षाप होते हैं। ये कोशिका को पूरी सतह पर ढके रहते हैं, और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ये ग्रहण करता है और विशिष्ट स्थान से ही बाहर निकाल देता है। किसी एक विशिष्ट स्थान से भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और बाहर निकाल देगा। तो अमीबा और पैरामीशियम ये प्राणी संभोजी हैं। तो यहाँ से ये जो भोजन डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, इनके शरीर के अंदर इनका पाचन होता है और इस शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है मनुष्य में पोषण। देखिए ये अपने इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मनुष्य में पोषण जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। सबसे पहली क्रिया जो होती है वो अंतःग्रहण है, उसके बाद में पाचन होता है, उसके बाद में जो पच गया उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद में उसका स्वांगीकरण होता है, और लास्ट में आता है बहिःक्षेपण, यानी कि उसको बाहर निकाल देना। तो मनुष्य में जो पोषण है वो एक प्रकार का बहुत ही जटिल प्रोसेस है, और इसमें देखा जाए तो बहुत सारे स्टेप कार्य करते हैं। इसमें बहुत सारे, सबसे पहले मुख है, दांत है, आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में काम करते हैं। इसके अलावा शरीर में अनेक सारे अंग होते हैं जिन अंगों का अलग अलग काम होता है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।